आवर ब्यूटीफुल चैनल मॉरल माइंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इसके पहले लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो थे, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, उसकी कंसेप्ट थी, हमने इसके पहले लेक्चर में वो सारी चीजें स्टडी करी है। इस लेक्चर में आज हम सेंटर ऑफ मास का मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये टॉपिक स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में आपका सेंटर ऑफ मास की जो कंसेप्ट है पूरी की पूरी, मुझे सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के लिए मुझे 3 लेक्चर में इसे डिवाइड करना पड़ा। पहले हमारे 2 लेक्चर सेंटर ऑफ मास के हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है, मतलब जब सेंटर ऑफ मास जो है क्या ये फिक्स रहता है? नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेंटर ऑफ मास कभी फिक्स नहीं रहता, वो चेंज भी हो सकता है। वो इनसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है और आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है। उसके अलावा क्या क्या पढ़ा है हमने ऑलरेडी कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं। आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट कैसी होती है, और मूवमेंट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, उसकी मोमेंटम क्या रहती है, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है वो क्या रहता है। आप आज के इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। और आज के इस लेक्चर में आपको बोर्ड के प्रॉब्लम्स जो है, मतलब अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास में बोर्ड के प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बोर्ड के प्रॉब्लम कैसे अटेंड करने हैं ये भी आज हम इस लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर लेक्चर अपना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब नीट की और जेईई की, ये जो 2 एग्जाम्स है, इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी आपके मन में इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है बच्चा वो बोर्ड पे रखो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके पहले देखो, मैं आपको कुछ इस चैप्टर की ब्रीफ, मतलब इस टॉपिक की ब्रीफ आपको देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। जिस हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में उसका सारा का सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहता है। और जिस पॉइंट में सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट रहता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। मान लो अपने पास ये पेन है और मुझे इसे स्टेबल करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रखूंगा, जहां पे रखने के बाद ये जो पेन है वो ये पेन क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये जो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का पूरा मास किसी एक स्पेसिफिक सर्टेन पॉइंट के अराउंड कॉन्सेंट्रेट होता है, तो जिस पॉइंट पे वो मास कॉन्सेंट्रेट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है उसके रिलेटेड हमने फॉर्मूले भी देखे हैं, ठीक है। अभी सारी चीजें आपकी हो चुकी है। अभी हमें क्या देखना है कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सवाल ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये मूव होता है क्या, तो इसका आंसर है यस। मान लो मुझे ये पेन, मैंने इसको यहाँ पर स्टेबल करा फॉर एग्जाम्पल, तो अभी ये स्टेबल है। अगर मैं इस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को पुट करूं या फिर इस पॉइंट पे कोई वेट पुट करूं, तो क्या ये पेन यहीं पे स्टेबल रहेगा क्या? नहीं, वो जो पेन है वो झुक जाएगा कुछ इस तरह से और वो अनस्टेबल होकर नीचे गिरेगा। मतलब क्या, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, राइट, या फिर मास घटता है, तब उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव होता है। मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से और ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है, और आपने क्या करा, यहाँ पर कोई वेट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगी। मान लो आपने यहाँ पर 3 kg रखा, तो ये ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि एक एंड का, मतलब अभी ये अपनी ऑब्जेक्ट ऐसी स्टेबल थी, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट के एक एंड पे, उस ऑब्जेक्ट के एक एंड पे जब आप वेट पुट करोगे, तब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उस वेट की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी और नीचे गिरेगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या, पहले उसका जो पूरा का पूरा मास था एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंसंट्रेट था, बट अभी वो पॉइंट थोड़ा सा मूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि मास बढ़ गया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है या घटता है या फिर चेंज होता है, तो मास के चेंज होने की वजह से, या फिर 2-3 और क्राइटेरिया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की मास की मूवमेंट होती है, ठीक है, इन शॉर्ट क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट के मास की मूवमेंट होती है तब जाके उसका जो पार्टिकल है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है
वो भी मूव होता है। मतलब जो स्पेसिफिक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, मास के चेंज होने की वजह से या फिर मास के या फिर पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वो जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का वो भी चेंज होता है। मतलब पहले अगर उसका सेंटर ऑफ मास इस पी पॉइंट पे था, अभी पी पॉइंट पे नहीं रहेगा, अभी वो पी डैश पॉइंट पे रहेगा। मतलब क्या, पॉइंट पहले यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास का, अभी पॉइंट यहाँ पे आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द मूवमेंट ऑफ center of mass from one point to another point due to change in mass or due to change in position of particle is called as motion of center of mass। ठीक है, तो आई होप आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुकी होगी। तो देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम कैसे फाइंड करते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं बेटा, क्या है, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दो या फिर तीन क्राइटेरिया की वजह से होता है। एक क्या होता है, अगर मास चेंज हो गया, मतलब कम ज्यादा हो गया। दूसरा क्या है, अगर पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है, अगर उस सिस्टम के पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो हो सकता है कि उसके रिस्पेक्ट में उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज होती है बेटा। तो मान लो अपने पास दो तीन ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया अपना एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया अपनी ऑब्जेक्ट, इसमें हो गई m1, ये m2, ये m3, ठीक है, इसका ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया r3। तो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। मान लो अभी ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, राइट, r1 की पोजीशन चेंज हो गई, r1 डैश हो गई फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अभी ये m1 r1 डैश है, अभी ये m2 r3 डैश है फॉर एग्जांपल, और अभी ये r2 डैश है। तो क्या हुआ इस केस में बच्चा, इस केस में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी, पार्टिकल्स की जो पोजीशन थी, जो मास था उस ऑब्जेक्ट में, उस सिस्टम में, उस मास को मास चेंज नहीं हुआ, बट अभी क्या हुआ, अभी उनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो जब पार्टिकल्स की मास के पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती है, तब भी सेंटर ऑफ मास चेंज होता है। इसका मतलब क्या, देयर इज अ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। So when the particles changes their respective position, then there will be the movement of center of mass, and this process is also said to be motion of center of mass, which is given by delta r center of mass, which is given by m1। अभी इनिशियल पोजीशन r1 थी, फाइनल पोजीशन r1 डैश है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे हम r1 की जगह पे r1 डैश माइनस r1, एंड दैट इज गिवन बाय डेल्टा r1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 एंड सो ऑन। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा बेटा, m1 प्लस m2 प्लस m3, where delta r1 delta r2 and delta r3 are the change in position of the particle। या इस केस में मास चेंज नहीं हुआ, इस केस में क्या चेंज हुआ बेटा, इस केस में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी पार्टिकल्स की, ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब पहले r1 था, अभी r1 डैश हो गया, तो इनके पोजीशन में चेंज क्या आ गया, r1 डैश माइनस r1। और आप जानते हो कि r1 डैश माइनस r1 या फिर किसी भी चीज के डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो ये हो गया m1 डेल्टा r1, ये हुई पहली पोजीशन चेंज, m2 डेल्टा r2 ये हो गई सेकंड पोजीशन चेंज, प्लस m3 डेल्टा r3 ये हो गया अपने थर्ड पोजीशन चेंज। तो अगर ऐसे n पार्टिकल्स रहेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम उसे कहेंगे mn प्लस एंड सो ऑन mn डेल्टा rn। ठीक है, अपॉन में एंड सो ऑन mn। तो ये तो हो गई समेशन। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r सेंटर ऑफ मास को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n m1 डेल्टा r1 अपॉन mi डेल्टा ri अपॉन mi। ठीक है, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास का जब मोशन होता है तो उसकी जो पोजीशन है उसकी पोजीशन को फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। चाहो तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी देखो,
आई होप आपने नोट किया होगा, इसे पॉज करो और नोट करो, ठीक है। अभी देखो ये हो गया अपने, जब किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास चेंज होता है तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते? सिंपल सा फॉर्मूला है m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 एंड सो ऑन mn डेल्टा rn अपॉन m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn। अभी देखो मान लो अपने पास ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो इस ऑब्जेक्ट की क्या, इस ऑब्जेक्ट का अब क्या चेंज हुआ? इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ, मतलब क्या, उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई। तो जब पोजीशन चेंज हो गई तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड तो रहा होगा। मतलब मान लो अभी ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था फॉर एग्जांपल, अभी वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए उससे कुछ ना कुछ, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो अगर आपको पूछा गया हो कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास, तो जो पॉइंट पहले ए पॉइंट पे था, अभी फॉर एग्जांपल वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट थोड़ा सा टिल्ट होकर बी पॉइंट पे गया, तो ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या रहता है? स्पीड। तो उसका कुछ ना कुछ तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी या फिर उस पॉइंट की कुछ ना कुछ स्पीड रहा होगा। तो अगर आपको उसका फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कैसे उसे क्या ऑप्टेन करोगे? तो कुछ नहीं, हमें मालूम है ये अपना क्या है, ये अपनी डिस्प्लेसमेंट है। r1 मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसी डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, इसे डेरिवेशन अप्लाई करेंगे और इसे डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा m1 डेरिवेशन ऑफ r1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस m2 डेरिवेशन ऑफ r2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस m3 डेरिवेशन ऑफ r3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा m1 डेल्टा r1 बाय dt, तो इसका क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन में क्या है बच्चा? अपॉन में आया m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। आई होप आपको जब सेंटर ऑफ मास चेंज होता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कैसे हम अटेन करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। जब सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करता है तब उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने कैसे अटेन किया आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको अगर अभी देखो मान लो अभी अपने जो सेंटर ऑफ मास था इस पॉइंट पे था, वो इस पॉइंट पे गया, तो भी आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 इसके हिसाब से। अभी देखो ये पॉइंट यहाँ पे था, अभी यहाँ पे गया, अभी आप उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। तो मान लो जब ये पॉइंट जब वो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक गया, तो ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो इस पाथ में हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही हो। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो पॉइंट, तब डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त हो सकता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई होगी। तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज होने पर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन। तो उस सेंटर ऑफ मास के पॉइंट को तीन क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है उसकी डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्राइटेरिया है उसकी वेलोसिटी और तीसरा क्राइटेरिया है उसका एक्सेलरेशन। और इसके अलावा फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? उसकी मोमेंटम, ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा। ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? अगर हम इसे डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा? वो एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये आएगा बेटा dv1 by dt, आएगा dv2 by dt, आएगा dv3 by dt। तो उसे हम क्या कहेंगे? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन mn an, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई अपनी वेलोसिटी और ये हो गया अपना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तीन चीजें आपको मुझे समझानी थी। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसे आप पॉज करके नोट करो, फिर हम जो है इसके रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम है उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बोर्ड के जो प्रॉब्लम है उनका बेस स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे
कि मोमेंटम क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी फोर्स क्या है। तो इसे एक बार आप नोट करो। चलो हो गया, पॉज करके नोट करना बेटा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम इस पे सिंपल आते हैं, तुम कोई भी प्रॉब्लम निपटा दोगे, डोंट वरी। बट मैं आपको सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स की जो है टाइप डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपके पास दो बॉल्स है, वी हैव टू बॉल्स। क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। इफ टू बॉल्स हैविंग मास 2 kg and 3 kg are moving towards। जब क्वेश्चन लिखता हो तब आप स्किप भी कर सकते हो बेटा, मतलब आप बोर ना हो इसलिए। 2 kg and 3 kg are moving towards each other with velocity 5 meter per second and 10 meter per second. Find the velocity of their center of mass। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास दो बॉल्स है जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। एक का मास 2 kg है, दूसरे का मास 3 kg है। तो ये m1 जो है और m2 जो है वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। m1 की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, m2 की वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड। तब जब वो बॉल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग का जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा वो क्या रहा होगा, उसकी वेलोसिटी आपको पूछ रही है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है बेटा, क्या फॉर्मूला है अपना, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि दो ही मास है, राइट। अब देखो m1 क्या है, m1 है 2 kg, ठीक है। v1 क्या है, v1 है 5 मीटर पर सेकंड, प्लस m2 क्या है, m2 है 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी m2 3 kg, आई एम सॉरी, m2 क्या है 3 मल्टीप्लाई में v2 क्या है, v2 है 10। बट अभी देखो ये हो गया अपना फर्स्ट बॉल, ये हो गया अपना सेकंड बॉल, ये जा रहा है फॉरवर्ड, ये जा रहा है रिवर्स। डायरेक्शन से नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब आपको किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड को हम कहेंगे पॉजिटिव, इसे हम कहेंगे निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, m2 आएगा -3 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 5, सॉरी 2 प्लस 3। अब देखो 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 10 -30, और 2 प्लस 3 कितना होगा बेटा 5। तो 10 माइनस 30 कितना आता है, 10 माइनस 30 आता है 20, तो 20 अपॉन में 5, तो 5 फोर जा 20। तो उनके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी बच्चा 4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया, थोड़ा फास्ट मैं इसे कवर करूंगा क्योंकि कंसेप्ट आपकी अभी हो चुकी है बेटा, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे मतलब फोकस करना है। कंसेप्ट आ गई तो क्वेश्चन कोई भी इजीली आप कर सकते हो। अभी एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, सिर्फ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, यही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ रहेगी आपकी, बट टाइम के इश्यू की वजह से मैं आपको सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको प्रोसेस क्या करना है। क्वेश्चन को रोटो मत, प्रोसेस समझो, प्रोसेस ये जो चल रहा है बेटा ये सब प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मान लो अपने पास अभी एक और क्वेश्चन है, वी हैव, और 2 ब्लॉक्स लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 ब्लॉक्स, चाहो तो स्किप करो, हाँ स्किप करने के बाद लिखने के बाद फिर खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग, आर कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग having mass 5 kg, having mass 5 kg and 2 kg. The heavier mass, heavier का स्पेलिंग चेक करो एक बार, HEAVIOUR, the heavier mass is kicked
to lighter mass which is at rest, which is at rest, which is at rest, ठीक है, with velocity, with velocity 10 meter per second, then find velocity of center of mass. ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन लिखा मैंने आपको। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अपने पास दो ब्लॉक्स है इस तरह से, एक ब्लॉक ये हो गया, ये ब्लॉक दूसरा हो गया, ये दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। इसका मास है 5 kg, इसका मास है 2 kg। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हेवियर मास है मतलब 5 kg जो है, उस मास ने इसको किक किया, मतलब ये इस तरफ से गया, ठीक है, टू लाइटर मास विच इज एट रेस्ट, ये कहां पे था, रेस्ट पे था, इसने इसे किक किया विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इनकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कितनी है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है और हलवे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डोंट वरी। देखो क्या फॉर्मूला है अपना वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन, अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, अभी देखो m1 क्या है 5, उसकी वेलोसिटी क्या है 10, m2 क्या है 2, उसकी वेलोसिटी 0 पे क्यों रेस्ट पे था, m1 है 5 प्लस 2, तो 5 10 का 50 अपॉन में 7, तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 7.1, राइट, 7 से 49.1, ठीक है, 10 7 होगा 10 4, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो उसकी वेलोसिटी है वो है 7.414 मीटर पर सेकंड। तो ये होगी अपने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप तुम्हें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन और उसकी डिस्प्लेसमेंट ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलो अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर करेगा बोर्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, और बोर्ड के जैसे भी जो कुछ पुली के प्रॉब्लम होते हैं सेंटर ऑफ मास में, उनकी भी कंसेप्ट ये क्वेश्चन आपकी पूरी तरह से क्लियर कर देगा। आपको किसी भी चीज का जो पूरा बेस है अपना, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। और बोर्ड जैसे ही अलग क्वेश्चन जो है, जो बोर्ड के रिलेटेड रहते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड रहते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें दो आपने, एक स्ट्रेट रॉड है फॉर एग्जांपल, जिसमें आपने दो मास रखे, एक मास आगे आ गया, दूसरा मास आगे आ गया, तो अभी उसकी पोजीशन क्या है, तो अभी उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट जो है, ये एक ही क्वेश्चन आपका क्लियर कर देगा। इसके बाद आपको मोमेंटम पढ़ना है और फोर्स पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम सीधा बोर्ड के दो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जेई के। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, बट मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन का कहता है, अ सिस्टम ऑफ मासेस m1 एंड m2, अपने पास एक सिस्टम है मास की जिसमें दो मासेस है, एक है m1 एक है m2, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l अपार्ट लेट द सेंटर अपार्ट, ठीक है। तो अपने पास दो मासेस है, पहला है बेटा m1, दूसरा है बेटा अपने पास m2, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चा l। ओके, अभी क्या कहता है, लेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बी एट पॉइंट सी। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है फॉर एग्जांपल वो सी पॉइंट पे है। ओके, इफ m1 इज डिस्प्लेस्ड बाय l1, तो ये जो m1 है, ये m1 हमने फॉर एग्जांपल ये हमने m1 डिस्प्लेस किया l1 से, ठीक है, टुवर्ड सी के तरफ, ठीक है। अभी m2 इज डिस्प्लेस्ड बाय l2, ये जो m2 था अभी ये m2 l2 की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। ओके, तो अवे फ्रॉम सी, तो ये सी अपना पहले यहाँ पे था, अभी भी यहाँ पे है, तो m1 जो है m1 अभी l1 की तरफ मुड़ा है इस तरह से, और ये जो m2 है बेटा अभी वो m2 आगे मुड़ा है l2 की तरफ। ओके, तो अभी क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी वेयर द न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड। तो इस सी पॉइंट से
अभी जाहिर सी बात है मास ने अपनी पोजीशन चेंज की, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही आज के लेक्चर में कहा था कि जब मास चेंज होता है या फिर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उस वक्त सेंटर ऑफ मास भी चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है इस केस में भी जो है अपने सेंटर ऑफ मास जो है चेंज हो चुका हुआ, क्योंकि L1 डिस्टेंस से आगे आया, M2 L2 डिस्टेंस से आगे आया, तो उसका आपको पोजीशन फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम C वेयर द न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड। तो इस C से, जो पहला अपना C था, आपको इसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसे फाइंड करके दोनों का डिफरेंस फाइंड अगर आप कर दोगे तो आपको जो है न्यू सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो ये होगा सिर्फ एक्स एक्सिस, तो इसमें सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस तो है ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, इसका फॉर्मूला आएगा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि अपने पास दो ही मासेस है, तीसरा मास नहीं है। तो अभी एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास, आई होप आपको दिख रहा होगा, m1 जैसे का तैसा, ठीक है। इसके जो ओरिजिन है, अभी मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप किसी पॉइंट को ओरिजिन समझ सकते हो। तो ये क्या रहेगा, इसका एक्स एक्सिस भी जीरो रहेगा, वाई एक्सिस भी जीरो रहेगा। तो इसका एक्स एक्सिस क्या है, इसका पूरा डिस्टेंस क्या है l, और y क्या है 0। तो m1 रहेगा अपना 0, सॉरी x1 रहेगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय l, ओके, अपॉन में m1 प्लस m2। आई होप तुम्हें बातें समझ में आ चुकी होंगी। अभी देखो ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या हुआ है, अभी चेंज हुआ है। अभी ये जो अपनी ये हो गया अपनी फर्स्ट केस, ये हो गया अपनी सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या है, अभी m1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 नहीं है, m1 का x कोऑर्डिनेट L1 है और m1 का y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा L1 एंड 0, ओके। इसका रहेगा बेटा, इसका भी L2 नहीं है, पूरा डिस्टेंस L था, ये L2 आगे भी उसने ट्रैवल किया, तो इसका अभी कोऑर्डिनेट रहेगा L प्लस L2 एंड 0। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अभी देखो इसका एक सेंटर ऑफ मास का रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें y एक्सिस है ही नहीं, तो m1 x1 क्या आएगा, m1 इंटू x1। तो x1 की पोजीशन क्या है, x1 की पोजीशन है L1 प्लस m2, x2 क्या है L प्लस L2, तो L प्लस L2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होगा अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें उसकी सेंटर ऑफ मास से उसकी फाइनल पोजीशन फाइंड करनी है नए सेंटर ऑफ मास की। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम, सॉरी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड एज फॉलोज। वी गेट व्हाट, वी गेट, तो यहां पर लिखेंगे हम x सेंटर ऑफ मास m1 L1, ओके, प्लस m2 L प्लस m2 L2 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास, ये तो 0 हो गया, तो ये रहेगा अपना m2 इंटू L अपॉन में m1 प्लस m2। अभी देखो बेटा दोनों का बेस सेम है, तो हमें बेस सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर m2 प्लस m माइनस m2 L गेट्स कैंसिल, तो उसकी न्यू पोजीशन क्या आई, उसकी न्यू पोजीशन आई m1 L1 प्लस m2 L2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, ये तो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बट इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाहता है मालूम है क्या, ये क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है कि जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें आपको कहा जाता है कि एक रॉड है अपने पास, उसमें दो ऑब्जेक्ट है, उसमें एक ऑब्जेक्ट आगे चली गई, दूसरी ऑब्जेक्ट उसके पीछे चली गई, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में जो सेंटर ऑफ मास पहले था और अभी जो सेंटर ऑफ मास है उनकी पोजीशन में क्या अंतर है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको सीधा डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, m1 L1 मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, प्लस m2 L2 अपॉन में m1 प्लस m2, और यही कंसेप्ट आपकी बोर्ड के प्रॉब्लम में भी काम आएगी, ठीक है। अभी बेटा इसको चाहो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ओके। एक बार इसे पॉज करके नोट करो, चलो हो गया। अभी मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, आपने आई होप पॉज करके इसे नोट किया होगा, ठीक है।
अभी मैं थोड़ा सा फास्ट क्यों पढ़ रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मैंने 2 लेक्चर में बहुत क्लियर किया है। मैं जानता हूँ और आप भी जानता हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मतलब थोड़ा सा लग रहा होगा सर आप इतना फास्ट क्यों कवर कर रहे हो, आप इतना फास्ट क्यों मतलब ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो फास्ट नहीं पढ़ा रहा बेटा, बच्चों की कंसेप्ट क्लियर है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उन सभी बच्चों की कंसेप्ट क्लियर है। तो जब आप वो 2 लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो उसके बाद आपकी भी आपको भी लगेगा कि सर आपका स्पीड ओके में है। ओके, तो डोंट वरी, इस क्वेश्चन में आपकी जो 60% सेंटर ऑफ मास के मोशन की कंसेप्ट है वो आपकी अभी क्लियर हो चुकी है। अभी देखो हमें क्या देखना है, सेंटर ऑफ मास की तो अपने 3 चीजें देखी। क्या क्या देखी, पहले देखा उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा उसकी वेलोसिटी, और उसके बाद देखा हमने उसका एक्सेलरेशन। अभी जो सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है, ठीक है, जो पॉइंट अपने सेंटर ऑफ मास का मूव हो रहा है उसे एक्सेलरेशन भी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है और उसकी वेलोसिटी भी है। बट उसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, उसे मोमेंटम भी है, राइट। और जो फोर्स उसे मूव कर रहा है उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। मतलब एक सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है बेटा, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा, और जब वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कुछ मास लेके मूव कर रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम भी आ गई होगी, और जो जिस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फोर्स भी रहेगा। अभी हमने 3 क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, अभी हमें सिर्फ 2 क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना है। पहला है मोमेंटम उस पॉइंट की, और दूसरा है बेटा उसका फोर्स। ठीक है, तो देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। वी नो दैट p इज इक्वल टू m इनटू v। इसको मैंने आपको फील देके भी पढ़ाया है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है ये हमें कौन कहता है, ये हमें मोमेंटम कहता है, ये हमें मोमेंटम बताता है। ठीक है, अभी देखो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, अपने पास एक क्या कहते हैं उसे, पॉइंट है, उसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या रहेगी, सेंटर ऑफ मास है, तो P सेंटर ऑफ मास हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन Pn। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 प्लस m3 इंटू V3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द अप टू सो ऑन mn vn। तो ये जो पूरा फॉर्मूला बना है अपना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किससे बना है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बना है अपने मोमेंटम का। तो जब हम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 करते हैं तब हमें डायरेक्टली क्या मिलता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज मोमेंटम। अभी ये आया कैसे, तो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट इसका ब्रीफ आपको देता हूं, डोंट वरी। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी थोड़ा सा आपको इसका डिस्कशन भी मैं करता हूँ, डोंट वरी। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 v1 राइट प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन mn vn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। ओके, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास है, इनको मिला के कोई ना कोई मास बनेगा, मतलब इसकी कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये तो m1 स्मॉल पार्टिकल का मास है पहले, m2 दूसरे पार्टिकल का मास है, m3 तीसरे पार्टिकल का मास है, ऐसे अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो सबका मास मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें मास मिलेगा। मान लो वो मास कैपिटल m है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम क्या लिखेंगे बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन mn vn अपॉन में कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज द सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये M कैसा है, डिवाइड को यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई को, तो M इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ठीक है, तो M मास, v इज द वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, मतलब ये जो मोमेंटम रहेगी वो सेंटर ऑफ मास की रहेगी, m1 v1 मतलब p1 प्लस p2 प्लस p3। इस तरह से हमें मोमेंटम का फॉर्मूला हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो p1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, सॉरी
मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन Pn। इस तरह से हम मोमेंटम भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको उस सेंटर ऑफ मास के पार्टिकल की जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट मूव हुआ है उसकी मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं ये भी अभी आपको समझ में आ चुका होगा। चाहो तो इसे पॉज करके नोट करो, क्योंकि मुझे अभी आपको पोज भी आपको बताना है, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करो बेटा। चलो हो गया, आई होप हो गया। ओके, अभी देखो चार तो क्राइटेरिया हमने डिस्कस करे हैं। ओके, अभी देखो बेटा, जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट रही है। तो डिस्प्लेसमेंट हुई मतलब उसकी वेलोसिटी भी, उसको वेलोसिटी पे आ गई। उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन भी आ गया, राइट। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी की वजह से उसको मास भी है और उसको वेलोसिटी भी है। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो तुम एक बार गौर करो, उसे ऑब्जर्व करो, तो जो सेंटर ऑफ मास अपना मूव हो रहा है, तो वो मूव क्यों हो रहा है, अपने आप मूव हो रहा है क्या, सिस्टम के पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज करी क्या, नहीं। किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या फिर किसी इंटरनल फोर्स की वजह से उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन चेंज की होगी, तभी जाके सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास अपने आप चेंज हुआ क्या, नहीं। सेंटर ऑफ मास को इंटरनल फोर्स ने या फिर एक्सटर्नल फोर्स ने उसे चेंज किया है। मतलब सेंटर ऑफ मास अपने आप नहीं मूव हुआ है, सेंटर ऑफ मास को किसी एक्सटर्नल फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स ने उसे चेंज किया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, देखो अभी हमें वही फोर्स डिस्कस करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बच्चा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वही हम डिस्कस करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन m। अभी देखो m1 m2 m3 these are the mass of the mass of the particles of the system. So summation of all the particles of the system will be capital M. So we write m1 plus m2 plus m3 and so on mn, that is capital M, which is the total value of all the mass of the particles of the system. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा acceleration of center of mass is equal to m1 a1, right, plus m2 a2 plus m3 a3 एंड सो ऑन mn an, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल M। तो ये कैसा है, डिवाइड को यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई को, तो कैपिटल AM इंटू सेंटर ऑफ मास इंटू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। बट ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है, तो इसका फोर्स भी क्या रहेगा, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन f, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तो जब आपको सेंटर ऑफ मास का फोर्स पूछा जाता है तो पहले पार्टिकल का फोर्स प्लस चलो अभी देखो ये जो था, अभी ये सेंटर ऑफ मास है, ये फोर्स है अपने सेंटर ऑफ मास के पॉइंट का। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो क्या रहेगा, समेशन ऑफ फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो है आपको अगर टोटल फोर्स फाइंड करना है अपने सेंटर ऑफ मास का, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, तो हम लिखेंगे F सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये हो गया अपना फोर्स। अभी अपन ने जो अपना सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर जो 5 क्वांटिटी थी उसके बारे में डिस्कस किया। पहली क्वांटिटी क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट, जिसका फॉर्मूला था R1 इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 एंड सो ऑन mn डेल्टा rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। उसके बाद हमने वेलोसिटी देखी। वेलोसिटी क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस एंड सो ऑन mn v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। उसके बाद अपन ने एक्सेलरेशन देखा, m1 am
प्लस m2a2 प्लस m3a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली अपन ने मोमेंटम भी स्टडी की, p1 p2 p3 एंड सो ऑन, और अभी हमने फोर्स भी देखा f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn। तो ये सारी चीजें जो है एक सेंटर ऑफ मास के पॉइंट की हमने अभी डिटेल में स्टडी करी। अभी मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपको बोर्ड के प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मैं आपको दो जो प्रॉब्लम थे वो आपको कायदे से लिख के दूंगा, उनको कायदे से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले उसकी प्रोसीजर देखो। अभी आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, चाहो तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो ठीक है, अभी देखो आपको क्वेश्चन कैसा आता है पहले ये समझो, उसके बाद उसे सॉल्व कैसे करते हैं ये समझो, और उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो ये अपने पास बोट है, राइट, ये हो गया अपनी बोट। यहाँ पे हो गए दो बंदे, ये हो गया अपना रवि, ये हो गया अपना श्याम। एक है अपने पास रवि, ये है अपने पास श्याम। तो एक बोट है, इस बोट का मास है कैपिटल एम, रवि का मास है फॉर एग्जांपल 4m और इसका मास है फॉर एग्जांपल 3m। ओके, तो रवि जो है वो रवि l/4 फॉरवर्ड की तरफ आया, श्याम जो है वो 3l/4 फॉरवर्ड की तरफ आया। ओके, तो रवि l/4 फॉरवर्ड आया, श्याम 3l/4 रिवर्स रवि की तरफ आया। ओके, तो किसी x डिस्टेंस के बाद वो दोनों मीट हो गए, राइट। तो वो जो x डिस्टेंस के बाद वो दोनों मीट हो गए, तो बताओ अभी वो जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर वो मीट हो गए, ये आपको फाइंड करना है। आराम से देखेंगे, डोंट वरी, पहले क्वेश्चन को समझो, कोई गड़बड़ नहीं है। एक बोट है अपने पास, ठीक है, उस बोट का मास कैपिटल एम है, इस बंदे का मास 4m है, इस बंदे का मास 3m है। ये रवि जो है l/4 फॉरवर्ड की तरफ मूव हुआ, श्याम जो है 3l/4 रिवर्स मतलब रवि की तरफ मूव हुआ, राइट। इसे हम फॉरवर्ड कहेंगे, इसे हम रिवर्स कहेंगे। तो किसी x डिस्टेंस के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मीट हो गए, तो वो कौन से डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ मीट हुए, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसे समझोगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले समझो कि इस पूरे बोट को, इन दो पर्सन को एज अ सिस्टम समझो। इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इस सिस्टम का जो नेट फोर्स रहेगा वो नेट फोर्स रहेगा बेटा 0, ठीक है। तो यफ सेंटर ऑफ मास या फिर यफ सिस्टम क्या रहेगा? 0, ठीक है। यफ ऑफ फोर्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू रहेगा बेटा अपना 0। ओके, अभी देखो इसका फोर्स 0 है, मतलब इसके उसका मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, और मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है मतलब क्या, आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स 0 है, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है या तो वो कांस्टेंट रहेगी या तो वो 0 रहेगी। ये बात आपको पक्का ध्यान में रखना है। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है या फिर उसकी जो मोमेंटम है वो 0 रहेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या फिर 0 रहेगी। तो इस यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा बेटा 0। ये दो चीजें आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी, इसका एक्सेलरेशन भी 0 है और इसका फोर्स भी क्या है बच्चा? 0 है। अभी देखो इसका फोर्स 0 है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं हो रहा है। तो सिस्टम क्या है इसका? डेल्टा x इज इक्वल टू 0। तो बस इतने अगर आपको ये तीन चीजें समझ में आई तो आप इसका जो प्रॉब्लम है बोर्ड के, आप 90% प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकोगे। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है अपना? m1 डेल्टा x1, क्योंकि सारी चीजें x मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, प्लस m2 डेल्टा x2, क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पर हमने सिस्टम को माना है, सिस्टम, ये बोर्ड और ये दो पर्सन को हमने एज ए सिस्टम माना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस बोर्ड का भी मास जो है वो कंसीडर होगा। तो m3 इंटू x3 या फिर डेल्टा x3, ओके, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। अभी एक बात समझो, ये बंदा आगे जा रहा है मतलब ये बोट को लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है, ये बंदा लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब ये बोट को राइट की तरफ पुश कर रहा है, मतलब बोट की जो स्टेट है वो एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो m1 क्या है अपने पास? 4m, राइट।
तो ये दोनों तो मीट हो रहे हैं, राइट। तो ये l/4 प्लस x रहेगा, ये -3l/4 प्लस x रहेगा, और बोट का एज इट इज x रहेगा। क्यों? क्योंकि बोट को हमने सिस्टम माना है और सिस्टम जगह पर है, x इसका x ही जगह पर है, बोट नहीं मूव है, बोट रेस्ट पर ही है, ठीक है। यहाँ पर यम 4m लिखेंगे अपन। डेल्टा x1 क्या है? डेल्टा x1 है बेटा, क्योंकि x1 क्या है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, बंदे की सॉरी इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन। तो बंदे की इनिशियल पोजीशन क्या है? l/4, वो मीट हो रहा है ना, मतलब वो x डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? l/4 प्लस x, राइट। अभी देखो ये भी बंदे को मीट हो रहा है, तो इसमें भी x ऐड हो रहा है, बट ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। ये रिवर्स की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन निगेटिव रहेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस m2 क्या है? 3m, राइट। अपॉन में क्या है बच्चा? अपॉन में वो है 3l/4, सॉरी 3l/4 प्लस x, क्योंकि वो x डिस्टेंस से दोनों मीट हो रहे हैं, प्लस m3 x3, तो m3 क्या है? m, और इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब ये भी x परमिट करेगा। अपॉन में 4m प्लस 3m प्लस m, ओके। देखो 4m इंटू l/4, तो ये हो गया 4 गेट कैंसिल, ये हो गया ml, राइट, प्लस 4m अपॉन में देखो प्लस 3m इंटू माइनस 3lm, ये हो गया अपना -9ml, ओके, अपॉन में 4 प्लस 3mx प्लस mx इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0, तो 4m प्लस 3m प्लस m 8m, राइट, ये हो गया अपना 8m इज इक्वल टू 0। तो ये 8m कैसा है? डिवाइड को वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो 8m इंटू 0 आएगा 0, ओके। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ml प्लस 4mx, राइट, माइनस 9ml अपॉन में 4 प्लस 3mx प्लस mx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो mx ऐड करेंगे अपन, ये हो गया अपना 4mx, राइट, प्लस 3mx प्लस mx, तो 4mx प्लस 4mx दैट इज 8mx, तो 8mx प्लस ml माइनस 9ml अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी इसको अपन बेस सेम करेंगे, 8mx प्लस 4ml माइनस 9ml अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, राइट। ये प्लस वहां जाने के बाद माइनस, तो ये हो गया अपना 8mx इज इक्वल टू, ये हो गया सॉरी 5ml अपॉन में 4, तो 4 यहाँ पे आने का, यहाँ पे होगा 32mx, ये हो गया अपना 32mx, ये कितना हो गया अपना 5, ओके, 5m गेट्स कैंसल, x इज इक्वल टू है अपना 5/32। इतने डिस्टेंस पे वो दोनों क्या हो गए बेटा? फॉर एग्जाम्पल वो मीट हो गए इतने डिस्टेंस पे। तो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसे सॉल्व किया, राइट। क्वेश्चन थोड़े से टफ है, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ यार थोड़े से क्वेश्चन टफ है, बट आपको एक बार उसको रिवर्स देखना पड़ेगा। रिवर्स देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी। ये अपना बेस है। बेस कैसा है? मान लो आपको 2 पर्सन दिए गए हो, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। इसको एक बार नोट करो, फिर उसके बाद में इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, जो इससे थोड़ा सा इजी रहेगा आपको, ओके। एक बार इसे पॉज करके नोट करो। चलो बेटा, हो गया, आई होप तुम्हारा हो गया होगा, ठीक है। आशिकी का हम पिए जा रहे, आशिकी का हम पिए जा रहे, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे, ओके। आई होप तुम्हें प्रोसीजर समझ में आ चुकी होगी। अभी सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम, डोंट वरी, क्वेश्चन को समझो यार, क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये समझो। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन की जो लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है, मानता हूं मैं, बट क्वेश्चन की जड़ तक जाओ। क्वेश्चन आपको कहता क्या है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, 2 पर्सन लिए, अभी हम सेम पर्सन ले रहे, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मान लो अपने पास एक बोट है, वही बोट है, बोट हमने चेंज नहीं करी, वही बोट है। ये हो गया उस बोट का सरफेस, ये हो गया अपना रवि, ये है अपना रवि, ये है अपना किशन, एक है रवि, दूसरा है किशन। रवि
का मान लो वेट है बेटा, अभी मास है वो है 60 kg, और इसका मास है बेटा फॉर एग्जांपल 40 kg। रवि का मास 60 kg, किशन का मास 40 kg, सॉरी किशन, ये किशन है अपना, ओके। और अपनी जो बोट है उस बोट का मास है फॉर एग्जांपल क्या कहे वो 100 kg, नो वरी 100 kg की बोट है अपने पास, कोई बात नहीं। तो रवि जो है वो 40 मीटर आगे आया, किशन जो है वो 60 मीटर आगे आया फॉर एग्जांपल। दोनों किसी एक्स पॉइंट की तरफ आके मिल गए, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास बोट का चेंज हो चुका होगा, ठीक है। बट आपको पूछा गया कितने डिस्टेंस पे वो दोनों आके मिलेंगे, मतलब रवि और किशन कौन से डिस्टेंस पे आके वो दो बंदे मिलेंगे आपको। तो सिंपल सी ट्रिक है, अभी हमने जो फाइंड किया, सॉरी फॉलो किया, उसी को फॉलो करना है। सॉरी हमने अभी जो देखा, स्टडी किया, उसको फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो करेंगे अपन, हम जानते हैं कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है, मतलब इसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इसका डेल्टा एक्स भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बेटा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0। ओके, आई नो यू गॉट इट। ओके, देखो बच्चा m1 क्या है, m1 है अपना 60 kg, बेटा डेल्टा x क्या है 40 प्लस x, ये इसका डेल्टा x है, राइट। उसके बाद m2 क्या है, m2 है अपने पास, m2 है अपने पास 40। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, ओके। ये 60 मीटर थोड़ा सा आगे हो गया, तो इसका हो गया -60 प्लस x, राइट। अभी देखो प्लस क्या है अपने पास m3 बोट का मास कितना है 100 kg, इसका x3 क्या रहेगा, इसका x3 रहेगा बेटा सिर्फ x, तो ये रहेगा अपना 100 x इज इक्वल टू 0। अपॉन में m1 क्या है 60 प्लस 40 प्लस 100, राइट। तो 60 इंटू 40 2400 प्लस 60x प्लस माइनस 9, ये हो गया अपना -2400, ओ वाह, -2400 प्लस 40x वाह इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 100x इज इक्वल टू 0। ये 60 40 100 100 प्लस 100 200 200 डिवाइड को आ जाने के बाद मल्टीप्लाई वो भी 0 हो जाएंगे। तो 2400 के कैंसिल, 60x प्लस 40x हो गया अपना पास 100x, राइट, प्लस 100x इज इक्वल टू 0, राइट। तो 100x प्लस 100x कितना होता है 200x इज इक्वल टू 0। तो 200 मल्टीप्लाई को वहां आ जाने के बाद डिवाइड को, तो x की वैल्यू क्या आई, सॉरी आई एम सो सॉरी ब्रो, नो व्हाई आर यू सॉरी, x इज इक्वल टू 0। तो वो दोनों 0 मीटर के, जो दोनों 0 मीटर पे मिलेंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं मिलेंगे, वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्यों नहीं मिलेंगे, देखो ये 40 मीटर आगे चला गया, ये 60 मीटर आगे चला गया, इसका मास कितना है 60 kg, इसका मास कितना है 40 kg। मतलब क्या है, जितना ये आगे जाएगा सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ जाएगा, जितना ये बंदा आगे जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास उतने ही तरफ स्टेबल रहेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं पे भी वो मूव नहीं होगा, कहीं पे भी वो मूव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट जितना इसका वेट है उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, जितना इसका वेट है उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी नहीं जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, वहीं पे है। क्यों, क्योंकि इसके मास, इसका वेट ज्यादा होने की वजह से सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ झुकेगा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्प्लेसमेंट इसके वेट के बराबर है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी बच्चा, आप इसे एक बार पॉज करके नोट करो। ओके, देखो अभी मैंने आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे अपने इस तरह के बोर्ड के, वो भी हमने सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने स्टडी करी है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ चुका होगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो अभी जो है आपको एक बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो 2-4 दिनों से जो था लेक्चर थोड़ा सा मतलब डिले हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपने एक पर्सनल काम में। तो अभी मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं सिर्फ आपका हूँ और आप मेरे हो, हम दोनों एक दूसरे के हैं। हमारा गिव एंड टेक चलता रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे से पढ़ोगे, आप रिजल्ट दोगे, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी लाइफ ब्राइट होगी, आपके 2-4 मतलब शादी होगी, 2-4 बच्चे होंगे आपके, उनका भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा।
ठीक है, ये सब चीजें होती रहेगी, डोंट वरी। मेरा भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा, ठीक है, मेरी भी शादी होगी, मेरे भी 5-6 बच्चे होंगे, मतलब 5-6 नहीं होंगे, मतलब 1-2 करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बट वो रही अपनी मजाक का बात। बट आई होप आपको सीरियसली होके ये सेशन समझ में आ चुका होगा बेटा। अब आप क्या करना, जब लेक्चर अपना एंड होगा अभी, उसके बाद इसके कुछ रिलेटेड जो पीवाईक्यूज है, इस मेथड के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे ना, तब आपको क्वेश्चन आएंगे। ये अपनी प्रोसीजर है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दी है, अभी आपको क्या करना है, उस कंसेप्ट को सिर्फ अप्लाई करना है, और अप्लाई कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है बच्चा। तो आज आई होप आपको लेक्चर समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।